तो देखो ये क्लास है हमारे ऑप्शनल के रिगार्डिंग। तो इस क्लास को रखने का मकसद ये था क्योंकि वैसे इंडिविजुअली कॉल्स आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि एक बार सबसे बात एक बार इकट्ठे कर लिया जाए ना कि ऑप्शनल को किस तरह से करना है। और देखो ऑप्शनल के दो तीन पॉइंट्स है जो मैं ध्यान रखना है। सबसे पहले हाउ टू चूज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो काफी लोगों को तो इस पे दिक्कत होगी अभी। हाँ, कि अभी अभी ये नहीं सिलेक्ट कर पा रहे कि कौन सा ऑप्शन रखना है। कितने लोग हैं आप में सभी जो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें? मैक्सिमम लोग तो इसमें ही है। दूसरा है राइट टाइम टू बिगिन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट प्रिपरेशन, कब से स्टार्ट करनी चाहिए। और तीसरा है हाउ टू इफेक्टिवली मैनेज योर टाइम बिटवीन जीएस एंड ऑप्शन। तो तीन बात है ये ना। अब पहले तो देखो ना कि हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे ऑप्ट करना है। उसके लिए देखो पहले तो सिंपल सी बात यह है कि एक तो आपकी ना उसमें पहले ही पढ़ाई हो। अगर तो आपको कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलता है जो आपने पहले ही पढ़ रखा है और जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड है। जैसे हम बोलते हैं ना कई बार कि कोई सब्जेक्ट चल रहा है कोई नहीं चल रहा है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप वो सब्जेक्ट ले लो जिसकी तैयारी आपकी इस लेवल की हो, जैसे हम बोलते हैं ना यूजीसी क्वालिफाई कर दिया, तो जिसका यूजीसी क्वालिफाई है या तो उस लेवल की प्रेपरेशन है, तो कोई भी ले लो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अगर आपकी तैयारी नहीं है उस लेवल की, फिर हमको ये देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कम टाइम लगे और दूसरा आपके पास उसकी गाइडेंस प्रॉपर हो, नोट्स प्रॉपर हो, है ना। अगर आपने वैसे ही तैयार करना है तो ये चीजें तो बड़ी जरूरी है। टाइम को भी देखना पड़ेगा, ऑप्शन के लिए आपके पास कंटेंट कितना है और गाइडेंस कितनी है। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी यूजीसी लेवल की प्रेपरेशन है, इसका मतलब है उसने तो थॉरली पढ़ा हुआ सब कुछ, है ना। जितनी रिसर्च एक सब्जेक्ट के लिए करनी होती है वो अपनी प्रेपरेशन में कर चुका होता है। ठीक है ना बात। अब ये भी हो सकता है कि जो साइंस स्टूडेंट्स है, अब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इस तरह के सब्जेक्ट भी है, या मैनेजमेंट है, तो इनका प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा लेंथी है। मतलब ये समझ लो आपको इनको पढ़ने के लिए आपको इतना टाइम चाहिए कि आप जीएस को टाइमिंग दे पाओ। तो उसका भी कोई बेनिफिट है नहीं है कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर तो आ जाएगा 180, बट होगा क्या उधर से, आपका जो जीएस वाला पार्ट है, एसए वाला पार्ट है, हिंदी इंग्लिश है, उसको आप कर नहीं पाओगे। तो ये भी दिक्कत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ कि जो अपने इन सब्जेक्ट में बहुत अच्छा करता है, बट उसको करने के लिए आपको टाइम ही बहुत ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो उसका भी कोई वैल्यू नहीं है ना। फिर तीसरा है कि हमें ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट किस लेवल पे स्कोर दे रहा है। तो इस बात के पीछे कोई इतनी लगती तो बड़ी सब्जेक्टिविटी है इसके पीछे कि अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो अगर आप अच्छे लिखोगे तो नंबर क्यों नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा है। बट फिर अगेन ये बता रहा हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि जैसे पब्लिक एड नहीं चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर पब्लिक एड का बहुत तगड़ा बंदा होगा जिसने सच में यूजीसी टाइप का एग्जाम क्वालिफाई करा, उससे भी ऊपर का होगा, तो वो लिख लेगा। और इसमें दिक्कत क्या आती है कि हम ऑप्शनल को ऐसे पढ़ते हुए जैसे जीएस के लिए पढ़ते हैं, बट हमारी अप्रोच ऑप्शन ऑप्शनल के लिए होनी चाहिए एक सब्जेक्ट की तरह, जैसे एक मास्टरी की जाती है। वैसे तो बोलते हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस होता है उससे थोड़ा ऊपर होता है, बट सच्चाई से देखा जाए तो मास्टरी लेवल का ही हो जाता है वो सारा इकट्ठा। ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि आपको जब ऑप्शनल चूज करना है तो तीन बातों पे आप बैट ले सकते हो। तो पहला तो यह है कि अगर आपकी सच में है किसी सब्जेक्ट में मास्टरी, आपको अंदर से लगता है कि हाँ मेरी इतनी जबरदस्त पकड़ है इस सब्जेक्ट के ऊपर तो मैं ले सकता हूँ, तो चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चल जाएगा। बट ये आपने फिर देखना है ये सब्जेक्ट कितना टाइम लेगा आपको पढ़ने में, कितना लेगा, और पढ़ने के बाद रिवाइज करने में कितना लेगा। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे है पढ़ने में भी टाइम कम लेंगे और रिवाइज में कम लेंगे, जैसे सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, अगर आपने पढ़ लिया तो रिवीजन में कम टाइम लेगा। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे है जैसे हिस्ट्री है, अगर आपने पढ़ भी लिया ना उसके बाद भी रिवीजन में टाइम लेगा क्योंकि उसके अंदर लेंथ ही है। तो ये भी हमें देखना पड़ता है क्योंकि देखो ना आपकी मैनेजमेंट इस तरह क्योंकि आगे तक की आप क्या कर रहे हो। तो अगर आपकी सब्जेक्ट में पकड़ है तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, फिर कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक। और दूसरा क्या देखना पड़ेगा आपको, आपके पास गाइडेंस कितनी है उसकी, और आपके पास नोट्स कितना है, और कितना आपका टाइम बच रहा है। ठीक है ना। और जो थर्ड पॉइंट है वो फिर से बात वही कि थोड़ी सब्जेक्टिविटी है इस बात के पीछे कि जो सब्जेक्ट ट्रेंड में है,
और ये ट्रेंड का भी कोई पता नहीं है कि कितने साल तक करे रहता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 1 साल के लिए। तो ये आपकी खुद की किस्मत है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है राइट टाइम। देखो राइट टाइम क्या होता है, अगर आप, अब तो मैक्सिमम लोग आप 2024 के लिए कर रहे हो, अब ये बिल्कुल हाई टाइम है आपके पास ऑप्शन की तैयारी करने के लिए। देखो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब एच एस का जो ऑप्शन होगा वो 4 महीने में हो जाता है। कोई सा भी ले लो आप, जो हम करवा सकते हो, करना चाहिए, है ना। तो अब इससे जो लेंथी सब्जेक्ट है उनके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैक्सिमम 4 महीने में हो जाता है। तो आपके पास ये बिल्कुल हाई टाइम है। अगर आप नवंबर से स्टार्ट करते हो तो फैब तक, कुछ कुछ सब्जेक्ट तो फैब से पहले हो जाएंगे, कुछ मैक्सिमम फैब के एंड तक, मार्च मिड तक चल जाएंगे, वहां से क्या नहीं जाते। तो इतने में अपना सब्जेक्ट तैयार कर लो। तो अभी आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि अपना 30% टाइम देना चाहिए किसके लिए, ऑप्शनल के लिए, 30 या 40%, और 60% किसके लिए दो, जनरल स्टडी के लिए। अब इस टाइम दो तरह के लोग हो गए, एक तो वो हो गए जिनको अभी स्टार्टिंग ही करनी है, जिन्होंने भी स्टार्ट ही करना है, उनके लिए तो उनके लिए बेस्ट है। और कुछ लोग आप में से ऐसे है कि जिनकी प्री की तैयारी हो चुकी है और कुछ वजह से या कुछ मार्क्स से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, तो उनके लिए तो और बढ़िया है। अब देखो दोनों तरह की बात करूँ, जिनका तो देखो प्री अभी अभी स्टार्टिंग ही है, तो उनके लिए तो बेस्ट पार्ट ये हो गया कि आप क्या करोगे, अपने मार्च तक अपना ऑप्शनल कंप्लीट, और मार्च अप्रैल तक आपका जीएस का पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद मार्च अप्रैल मई जून, हम मान के चलते पेपर जून जुलाई में होगा, तो 4 महीने आपके पास है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। 4 महीने आपको प्रीलिम्स की तैयारी कर लो। और जिन्होंने इस बारी प्री दिया है, थोड़े स्कोर से रह गए, और उनको क्या करना चाहिए कि अभी ऑप्शनल कर लो तैयार, और उधर से अपना जो जीएस वाला जो मेंस वाला पार्ट है ना उसको अच्छी तरह से कर लो, और बीच में आंसर राइटिंग कर लो, जैसे हम कर ही रहे अभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो तीनों को साथ लेके चलता है, जीएस की प्रेपरेशन, मेंस की आंसर राइटिंग, और साथ में क्या, ऑप्शनल सब्जेक्ट। अगर आपने ये कर लिया ना, कब तक, फेब या मार्च तक, आपका 60-70% बर्डन कम हो गया आगे के लिए। फिर उसके बाद क्या होगा आपके पास, उसके बाद तो सीधा है कि 3-4 महीने प्रीलिम्स की तैयारी करो, प्री दो, और प्री के बाद टाइम कम होता है। जैसे अभी भी देख लो, भी आप अभी तो रिजल्ट आया है और 13 दिसंबर से प्री है, तो कितना है, 2 महीने भी नहीं है पूरे, मतलब 50 डेज के करीब है। तो अगर 50 डेज के अंदर आपको ऑप्शनल भी करना पड़े, है ना, और जीएस की तैयारी भी करनी पड़े, आंसर राइटिंग करनी है, हिंदी करनी है, इंग्लिश करनी है ना, ऐसे करना है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता ऐसा कि हम 50-60 दिन में सब कुछ कर लें, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आइडियली यही बनता है कि आप अपना ऑप्शनल अभी करो अच्छी तरह से। तो जो बिगनर है वो जीएस प्रीलिम्स वाला जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स प्लस अपना ऑप्शनल, और जिनकी तैयारी हो चुकी है उनके लिए क्या हो गया, जो जीएस वाला पार्ट रहा, मेंस वाला, आंसर राइटिंग एंड ऑप्शनल। ठीक है जी बात। तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, और इसके बाद आपको टाइम मिलेगा नहीं कभी नहीं। अगर आप एक बारी साइकिल में फंस गए फिर आपको वक्त नहीं मिलेगा। अगर आपको प्री निकल गया, प्री के बाद तो टाइम कम होता है, फिर मेंस आएगा, मेंस के बाद थोड़ा टाइम मिलता है, फिर इंटरव्यू आता है, फिर अगर हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो फिर अगला प्री आता है, फिर आप ना उस विशेष साइकिल के अंदर एंटर कर जाते हो। तो एक बारी आपको ना बाहर निकलने का मौका भी है ये, इस प्री की तैयारी से ना, कि चलो प्री प्री करी जा रहे हैं। तो कई बारी जिनका प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, तो कई बार ने एक लग्जरी टाइम भी आपके लिए, ताकि आप अपनी मेंस की तैयारी को कर लो एक बारी, क्योंकि प्री की तो आपकी हो रखी है अब तक, है ना, थोड़े नंबरों से रह गया। तो इस टाइम को यूटिलाइज करना जरूरी है इस टाइम। नहीं तो क्या करेगा, अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करोगे ना, तो टाइम भी जाएगा आपका। 4 महीने ना आप ऑप्शनल कर रहे हो, ना आंसर राइटिंग कर रहे हो, है ना, फिर उसी प्री में फंस जाओगे। क्लियर है जी बात। उसके बाद है टाइम कैसे मैनेज करना है। अब टाइम मैनेजमेंट देखो, वैसे तो सबका अपना अपना तरीका है, पर मेरे को ये लगता है कि अगर आप सही से करोगे, 1.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, अगर कोई कोचिंग कर रहा है, 1.5 घंटा आपकी क्लास होगी, और 1.5 घंटा घर पे जाके पढ़ो, तो 2 या 3, मतलब 3 घंटे मान लो इंक्लूडिंग कोचिंग,
आप दे दो इस सब्जेक्ट को, डेली का रिवाइज करो। और अगर जो कोई कोचिंग नहीं ले रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो तो पूरा टाइम खुद ही दे दो फिर। मतलब आपको 3 घंटे आप इसमें लगा सकते हो, और जो बाकी टाइम बचा वो जीएस में लगा लो। तो कम से कम ये हो जाए कि प्री से पहले पहले आपका एक बारी हो जाए, और बाद में क्या करनी, सिर्फ आपने आंसर राइटिंग करनी है और उसको रिवाइज करना है। समझ गए जी बात। अब दूसरा है कि पिछले साल का रिजल्ट, उससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाएगी कि किस सब्जेक्ट का क्या हालत है ना। तो देखो जी, अगर वैसे देखा जाए सबसे टॉप में क्या है, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में से मैं 130 लोगों ने, कम से कम 600 कुछ लोग, 600 करीब करीब इस साल मेंस में अपीयर हुए थे, ठीक है ना। तो 130 लोग थे किसमें, सोशियोलॉजी में। सोशियोलॉजी है छोटा सब्जेक्ट, आसान सब्जेक्ट, कोई पढ़ सकता है, इजी होने वाला है। तो इसमें अपीयर ज्यादा हो रहा है, और सबसे ज्यादा लोग इंटरव्यू में इसी में गए, 7 लोग। और उसके बाद सिलेक्शन सबसे ज्यादा किसमें है, इसी में। अब अगर इसको परसेंटेज वाइज देखो तो फिर तो बड़ी कम है, क्योंकि 170 में से कितने जा रहे हैं, 4 लोग। अगर उससे पिछले साल वाला रिजल्ट देखोगे आप, उसमें ज्यादा थे लोग, और सिलेक्शन भी ज्यादा थी। ठीक है जी बात। अब ये जरूरी नहीं कि टॉपर ज्योग्राफी से होगा, इसे सोशियोलॉजी से होगा। अब सोशियोलॉजी कैसा सब्जेक्ट है, देखो पिछले साल तो ये रहा है सोशियोलॉजी का स्टेटस कि 100 नंबर तो आ ही गए थे सबके, ठीक है ना। चलो बिल्कुल एक बिगा लिखो तो 90 नंबर आ गए। ये तो पता है ना सबको पेपर कितने नंबर का होता है, 200 नंबर का। पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हाईएस्ट कितना आ सकता है और लोएस्ट कितना आ सकता है। हाईएस्ट आ सकता है 180 भी, कितने में से, 200 में से। लोएस्ट कोई कुछ सीमा नहीं है, ठीक है ना। कोई बहुत नीचे 40 भी आ सकता है, 30 20 50 भी आ सकता है ना। मेरा एक बार खुद 67 नंबर आया हुआ है, ठीक है। तो लोएस्ट का तो कुछ पता नहीं है, बट हाईएस्ट कितना है, 180। अब आप बताओ, अगर 180 किसी ने ले लिया नंबर, तो उसकी तो नहीं आ पा रहा होगी सीधे सीधे। अब हो क्या रहा है देखो ना, अगर किसी के सच में 180 नंबर आ रहे हैं, और एक बंदे के आ रहे हैं 80 नंबर, कितना डिफरेंस पड़ गया, 100 नंबर का। और 100 नंबर का डिफरेंस जो एक बार पड़ गया, वो नहीं पूरा होता फिर कभी नहीं। तो अब आप ये देखो कि 180 नंबर किस में आता है अभी तक, या तो है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ऐसे सब्जेक्ट में आए। अब इसके लिए मैंने पहले बताया आपकी कितनी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए। और जिनके आए भी है ना, कई लोगों का दुर्भाग्य है कितने आने के बाद उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। अब सिलेक्शन क्यों नहीं हुई, क्योंकि जीएस में नहीं आते उनके, फिर जीएस में रहते हो 50-50 में ही। समझ गए बात। तो अब इसलिए ऐसा नहीं है कि देखा देखी में काम करो, अपने को जानो समझो पहले ही अच्छी तरह से। तो अगर आप सच में ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहते हो, ये सब्जेक्ट मैं बता दूं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है जी बात। अब उसके बाद आता है ऐसा सब्जेक्ट जो टॉपर बनाते हैं, जो पिछले कुछ सालों से बना रहे हैं। एक है एग्रीकल्चर, एक है हॉर्टिकल्चर, उससे पहले कुछ साल फॉरेस्ट्री भी था। ऐसे सब्जेक्ट थे, है ना। पर पिछले 2 साल से कौन है, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। मतलब इनमें रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अब इसमें कितना आ रहा है, जैसे पिछले साल टॉपर है 160 या 62 ऐसे है, और पिछले साल में कुछ 166 ऐसे कुछ नंबर आए हुए हैं। तो अब देखो ना कितना बड़ा डिफरेंस है ये। 150 से जब ऊपर निकल गया ना, 150 से ऊपर निकल गया, तो वो टॉप का स्कोर है फिर। और उस स्कोर में ऐसा है कि जो आम जनता है उनसे आपको 60 का नंबर वैसे आगे निकल गया है, और उन 60 नंबर को पूरा करना फिर पिछले वाले को पकड़ना फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बात। तो अब देखना यहाँ पे, तो ये देखो, तो सोशियोलॉजी का क्या है स्टेटस, सोशियोलॉजी का ये स्टेटस है कि इस साल जो स्कोर आया सोशियोलॉजी में, देखो और टाइम क्या होता था कि 130 तक भी आता था, 140 भी आया हुआ, 139 40 भी आया सोशियोलॉजी में, है ना। बट सोशियोलॉजी कभी आपको 150 वाला स्कोर नहीं देगी, 150 60 नहीं देगी, एक डिसेंट स्कोर देगी, जो कितना रहेगा, मतलब 100 से लेकर 123 40 तक। मतलब ये अच्छा स्कोर है, ये आपको इंटरव्यू में पहुंचाएगा, और जीएस में अगर आपका बढ़िया स्कोर हो और सिलेक्शन भी दिलाएगा।
बट ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा कि जो आपको टॉपर ही बना दे। उसके लिए फिर आपको क्या होना चाहिए, जीएस में भी अच्छा स्कोर होना चाहिए। बट पिछले साल क्या हुआ है, इसका थोड़ा सा ग्राफ गिरा है। अब इसमें ऐसा नहीं है 130 टच नहीं किया, तो जिनके 100, जैसे पिछले से साल एक सिलेक्टेड कैंडिडेट था, तो उसके हर बारी उसके 140 139 रहते थे। तो पिछली बारी उसका स्कोर आ गया कहीं 108 10, मतलब सोशियोलॉजी का स्कोर नीचे गिरा है। और हाईएस्ट कहाँ गया है, 130 से भी नीचे रहा है, मतलब 25 और 28 के बीच रहा है। ठीक है जी बात। अब स्कोर 125 और 28 तो दे रहा है ये, बट अपेयर कितने हो रहे हैं, इतने लोग हो रहे हैं, वो आप देख लो। अब अगर आपको बढ़िया गाइडेंस मिल जाए, बढ़िया नोट्स मिल जाए, बढ़िया आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। ठीक है जी बात। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिनको बड़ा बेसिक माना जाता है वैसे यूपीएससी के लिए, पर हिमाचल में उनका बड़ा बुरा हाल है। देखो जैसे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है जी, मैं इसको पढ़ाता था कई सालों से, मेरी भी दुकान बंद कर रखी है इसने। ठीक है, तो अब मैं किसी को गाइड ही नहीं करता कि आप इसको पढ़ो। अब देखो ना, कर मतलब वही बात है ना, जितना अब इतना इतना शायद कोई पढ़ नहीं पाया है कि एक जो ना बिल्कुल मास्टर लेवल की कर ले। क्योंकि देखो सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑप्शन तैयार कर लो, 2-3 महीने में तैयार कर लो, 3-4 महीने देते से ऊपर कोई देता ही नहीं है। अब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिनकी सच में मास्टरी हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पॉलिटिकल साइंस में बहुत ज्यादा मास्टरी है किसी को, वो सिलेक्शन ले लेगा, बट वो 3-4 महीने वाले नहीं ले पाए, मुश्किल है। ठीक है ना। अब देखो इसमें 68 अपीयर होने के बाद 2 लोग जाते हैं इंटरव्यू में, और बाद में सिलेक्शन जीरो। तो ऐसा क्या हो गया कि 68 में से सबके सब बराबर ही है ना। देखो उसके बाद पहले क्या होता था ना, ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा पेयर होते थे, इवन सोशियोलॉजी से। पर ज्योग्राफी में क्या हो रहा है, पिछले कई सालों से हालत थोड़ी थोड़ी ऐसी जा रही है। अब इस बार भी क्या हुआ, 67 पर, इसमें एक फायदा ये हुआ कि इंटरव्यू में 4 गए, पर सिलेक्शन फिर से क्या हुई, जीरो। तो अब देखो ज्योग्राफी और पीएसआईआर तो बड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना, इनको तो सभी लोग पढ़ते हैं, रखना भी चाहते हैं इनको, पर फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रही है। इंडियन हिस्ट्री 48, एक इंटरव्यू और जीरो सिलेक्शन। इंडियन हिस्ट्री का ये है कि लेंथी है, और ज्योग्राफी सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट है, पेपर आपको बड़ा आसान लगेगा। पॉलिटिकल साइंस भी थोड़ी आसान लगेगी, क्योंकि ज्योग्राफी में तो ये होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम जीएस के लिए पढ़ रहे हैं ना, वैसे वैसे ही दिखते हैं क्वेश्चन, बट आंसर की डिमांड जीएस वाले नहीं होती, आंसर की डिमांड होगी सब सब्जेक्ट वाले। अब उतना पढ़ते नहीं ये लोग, ये भी दिक्कत है। ठीक है ना। अब देखो एंथ्रो है, इसको आप मार्क कर सकते हैं। 37 गए, 3 इंटरव्यू गए और सिलेक्शन 2 है। तो इसका रिजल्ट आपको ठीक दिख रहा है ना। ज्यादा लोग भी नहीं गए, इंटरव्यू में 3 चले गए और सिलेक्शन 2 की हो गई, जिसमें से एक्स सर्विस में हो। अब देखो जी, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें तो जिसकी वजह से मैं अभी आज तक भटक रहा हूँ, जब मैंने क्या किया, मैंने गलती कर दी, मैंने पॉलिटिकल साइंस छोड़ दिया था, मैं आ गया पब बैठ में। 1 साल तो मैंने इंटरव्यू दिया इससे, दूसरे साल मेरे बड़े कम नंबर आए। और इस सब्जेक्ट से तो पिछले कम से कम 7-8 साल से एक भी सिलेक्शन नहीं है। 22 लोग जाते हैं इसमें, एक इंटरव्यू दे देता है फिर भी, तो ये एक होगा तो इसकी अच्छी मास्टरी होगी, और सिलेक्शन फिर भी नहीं है ना। अब आ जाओ सबसे ही बढ़िया रिजल्ट किसका, एग्रीकल्चर। 16 लोग जाते हैं, अपियर होता है, जिसमें से 6 इंटरव्यू में और 5 सिलेक्शन। समझ गए बात। तो इस तरह से अब बताओ आप कैसे करोगे आप, किस अब ये ना थोड़ा समझना बड़ा मुश्किल बात हो रही है। अब जो इस साल के टॉपर है वो किससे है, एग्रीकल्चर से। अब जो टॉपर होने के ऐसा नहीं, ऐसा था नहीं कि इन्होंने इसमें मास्टरी की थी, एक्स सर्विस में तो +2 के बाद ही चले गए थे, है ना। तो फिर आके इन्होंने ये पढ़ा सब्जेक्ट, मतलब इनकी कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई मास्टर नहीं है इसके ऊपर, उसके बाद भी तैयार किया, और उसके बाद उन्होंने इतना स्कोर किया। तो कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं, कई क्या मैक्सिमम, जिनकी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी बढ़िया स्कोर कर रहे हैं। और कई लोगों को मैं जानता हूं
जिनकी अच्छी खासी बैकग्राउंड क्या है, ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, उनका नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क तो है ही है कि अगर आपकी बैकग्राउंड होते हुए भी आपका स्कोर नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है। जैसे अगर मैं बताऊं, जैसे फॉरेस्ट्री है, अब पिछले 1-2 सालों से मैं फॉरेस्ट्री के वो भी जानता हूँ कि जो जिन्होंने फॉरेस्ट्री में ही अपनी डिग्री की है, जैसे नॉन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, उनका भी नहीं हो रहा है। तो उनका स्कोर आ रहा है बड़ा ज्यादा कम, है ना। तो अब वहां यहाँ ना, यहाँ थोड़ा सा फिर यहाँ कुछ ज्यादा ही सब्जेक्टिविटी दिखती है कि अगर नॉन यूनिवर्सिटी जो अपने हिसाब से टॉप की यूनिवर्सिटी है, अगर वो किसी को एग्रीकल्चर का टॉप, फॉरेस्ट्री का टॉपर बना रही है, उसको गोल्ड मेडलिस्ट बना रही है, और कमीशन वाले उसको नंबर दे रहे हैं 200 में से 60-70। ऐसे में एग्जांपल दे, जैसे अपने स्टूडेंट थे, कभी जानते हो नवजोत था, वो बाद में एसीएफ में टॉप किया उसने ना। बट उस साल जिस साल उसका एग्जाम था, तो उसके जो स्कोर था, जीएस का टॉपर था, वो ऑलमोस्ट टॉपर था। पर फॉरेस्ट्री के अंदर स्कोर कितना आता है, 100 से भी नीचे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर नॉन यूनिवर्सिटी को, इसका मतलब नॉन यूनिवर्सिटी गलत बंदे को पास किया है ना। क्वेश्चन मार्क तो है ही है। फिर या तो कमीशन को समझनी है, या तो फिर यूनिवर्सिटी को समझनी है। ऐसा समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे आपकी बात थोड़ी सी हमें डाइजेस्ट करनी पड़ेगी कि सब्जेक्ट के साथ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब ये नहीं पता किस लेवल पे होती है, क्यों होती है। समझ रहे हो बात को। तो अब ये हो गया ये वाला एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, ठीक है जी बात। फिर मैथमेटिक्स में जाते 11 लोग, 2 0। फिजिक्स में 10 5 1। ये देखो इंटरव्यू कितनी बड़ी बात है। यहाँ आपको एक पैटर्न बनता है, यहाँ से 10 लोग जा रहे हैं पेपर दे रहे हैं, 10 में से 5 कहाँ जा रहे हैं, इंटरव्यू में। अगर इंटरव्यू जाने की सबसे ज्यादा तो ये जा रहे हैं फिर, है ना। अब सिलेक्शन कितनी हो रही है, 1। तो इसका मतलब है कि वो इंटरव्यू तक गए, किसके बेस पर गए वो, ऑप्शनल। बट उनका जीएस नहीं था ठीक। और ऐसे में कई लोगों को जानता जो ऑप्शनल के दम पर वहां तक पहुंच गए। पर फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए आपके पास, जीएस भी चाहिए। ठीक है जी बात। और देखो ये जोल जैसे कितना गया है, 9, कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया। अब देखो हॉर्टिकल्चर, ये भी बढ़िया सब्जेक्ट रहा, 8 अपियर होते हैं, 2 जाते हैं और एक इंटरव्यू जाता है ना। तो इस तरह से, तो हॉर्टिकल्चर इंग्लिश से भी 8 गया, पर इधर कुछ नहीं गया, है ना। साइकोलॉजी से 7, ये और एक टाइम ऐसा साइकोलॉजी बहुत चलता था। हिंदी लिटरेचर 7 फिर 0। संस्कृत 6 फिर 0, है ना। संस्कृत से पहले सिलेक्शन होती थी। लॉ से 6 गए और 2 सिलेक्ट हुए। मैनेजमेंट, और ये देखो मैनेजमेंट हो गया। शायद मेरे से कल कई दिनों से मेरे को फोन आ रहा है कि जैसे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे पूछता है, मैनेजमेंट के लिए बहुत पूछता है। पर इनका रिजल्ट अगर देखोगे आप, क्योंकि सब्जेक्ट लेंथी भी है थोड़े से, है ना। तो इसमें भले अपियर हो रहा है, पर आगे तो कोई जा ही नहीं रहा है ना। तो यहाँ इंटरव्यू तक नहीं पहुंच रहे हैं, सिलेक्शन में तो पहुंच ही नहीं रहे। और ये भी वो लोग हैं जिनकी अच्छे इंस्टीट्यूशन उन्होंने मैनेजमेंट कर रखी है, वो भी नहीं जा रहे, है ना। तो ये है जी। देखो एनिमल हस्बेंड्री से इससे हुए थे इस बारी, देखो 4 गए, 2 की कॉल आई और एक सिलेक्शन हो गई। तो कहीं आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना जहां कम बच्चे जा रहे हैं उनमें से एक आधा निकल भी रहा है। अब एक तरफ हमने सोशियोलॉजी में कितने देखे, 168, कितने 138, और 138 में कितने निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, 4। सीधा बात। और इधर एनुअल हस्बेंड्री में कितने गए हैं, 4। 4 में से कितने लेकर रहा है, 1। देखो एक लेवल पर एनालिसिस तो यही बनती है ना। और आपको मैंने डाटा फैक्ट भी दे दी है। और डाटा फैक्ट मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि जैसे जब जब मैंने दिया था एग्जाम, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, पॉलिटिकल साइंस से मैं नहीं पास हो रहा था, है ना। उस टाइम मुझे थोड़ा सा लगता कि मेरा उसमें यूजीसी भी क्वालिफाइड था, फिर भी नहीं बनी बात। फिर उस चक्कर से क्या आया, पब्लिक एड में आया। और पॉलिटिकल साइंस मुझे आती थी, पब्लिक एड से मैंने पेपर दिया, क्वालिफाई हो गया, इंटरव्यू तक पहुंच गया। पर जिस अब लगा मुझे कि नहीं, इसका मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको बिना पढ़े अगर पास कर रहा है तो इसको रख लेते अगले साल भी। अब इसको पढ़ना चाहिए, पढ़ के तो बढ़िया नंबर आ जाएगा। फिर वो उल्टा हुआ। ठीक है जी बात। तो और ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, देखो उसी साल जिस साल मेरे 67 नंबर आए, उसी साल मेरा एक दोस्त भी था,
वो एसटी बैकग्राउंड से था और उसने सिलेक्शन भी नहीं पा बैट से। मेरा 67 नंबर, पूरी सच्ची बात हो रहा हूँ, उसके 122 नंबर। क्यों 122 आया? क्योंकि उसकी पकड़ बहुत तेज थी, क्योंकि वो यूपीएससी का लगातार मेंस लिखता था, वहां पे उसका बढ़िया स्कोर आता था। तो यहाँ से एक बात ये बड़ी क्लियर हुई कि मैंने भी पढ़ा था, बट शायद मेरी वो सब्जेक्ट वाली अप्रोच नहीं रही होगी फिर। और उसने भी साथ ही पेपर दिए मेरे, पर उसका 120 स्कोर आया और वही लास्ट सिलेक्शन था बैट्स, उसके बाद आज तक नहीं। क्योंकि उसकी ये बात थी, क्योंकि वो यूपीएससी का लगातार मेंस लिखता था, है ना, वहां पे उसका बढ़िया स्कोर आ रहा था। ठीक है जी, समझ गया जी बात, ये बात। तो अब इसके बेस पर आप खुद रिसर्च करो, खुद क्या करना है आपने, ये तो मैंने बता दिया आपको, सामने शेयर भी कर दूंगा, है ना। अब खुद क्या करोगे आप? एक तो अपना सिलेबस देखो, रखो सामने, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखो सामने, और उनके अकॉर्डिंगली प्रॉपर एनालिसिस करो। फिर खुद का थोड़ा इंटरेस्ट भी देखो, खुद के पास क्या कंटेंट है, आपके पास क्या गाइडेंस मिल रही है आपको, है ना, कहीं से क्या नोट्स मिल रहा है। तो सारी चीज अगर आपके फेवर में आती है तो डिसाइड कर लो और पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आपको फिर सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए, जो आपने सोच लिया उसके ऊपर ही फिर काम करना स्टार्ट कर दो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम 5-7 साल के रखो सामने, उनके अकॉर्डिंगली ही तैयारी करो। ये तरीका है ना। अब रही बात अगले वाले की, अगर क्या होगा होगा नहीं होगा, वो देखो ऊपर वाले पे छोड़ दो, पर अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस करो, उसके बाद तैयारी करो। होता है बहुत बढ़िया, नहीं होता फिर भी बढ़िया, फिर तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो अब देखो ना, एक बात और भी है कि जो लोग सिलेक्शन ले भी रहे हैं, उनमें से 70% सेलेक्टेड कैंडिडेट वो है कि जो एंड में सिलेक्शन लेते लेते अपने सब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं। जो जैसे पिछले साल का टॉपर था अभिषेक गुरवाल, उसने भी चेंज किया, पहले ज्योग्राफी था, उसके बाद हॉर्टिकल्चर में आया। तो मतलब ऐसे लोग हैं कि जो चेंज कर रहे हैं। तो अब देखो, ये तो आपका अपना तरीका है कि अगर आपका देखो उसी सब्जेक्ट साथ हो रहा है, ठीक है, बट आगे अगर आप बहुत अच्छी तरह से जीएस पढ़ लोगे ना, एक आधा ऑप्शनल पढ़ लिया, तो ये भी हो सकता है कि आप चेंज भी कर सकते हो फिर। बट उतनी नौबत ना आए तो पहले ही अच्छी तरह से डिसाइड कर लो, है ना। हाउ टू मैनेज टाइम विद 10 to 5 जॉब। चलो जी, बात करता है प्रीवियस ईयर ऑप्शनल पेपर का भी इम्पोर्टेंट रोल। देखो प्रीवियस का यही रोल रहता है। देखो जो मेरी अपनी वो है, एक अजम्पशन है, ये मुझे लगता है कि शायद जो पेपर चेक करता है ना, ऐसा नहीं कि वो साल साल के चेंज करते होंगे, कम से कम तीन तीन कर साल एक बंदा रहता होगा। अब जो 3-4 साल एक आदमी रह रहा है, वो पेपर चेक करने का तरीका वैसा ही है उसका। क्योंकि देखो, है तो ऑप्शन सब्जेक्टिव पेपर है ना। अब कई बार ये भी तो हो सकता है ना कि एक आदमी किस तरह का, उसका खुद की पर्सनैलिटी कैसी है उसकी। अब एक को देखो ना, अगर जैसे मान लो किसी कोई मार्क्स देने वाला है, कोई ना देने वाला होता है, अगर 10 नंबर का है तो उसको लगता है कि नहीं, 5-6 तो मिलना ही चाहिए, मतलब उसने सेट कर दिया रोल। कोई होता है इस तरह का, उसको लगता है कि या तो बहुत बढ़िया लिखो, 2 नंबर भी देता हो, है ना। और कोई लोग शायद ऐसे भी होते हैं कि जिनको लगता है कि आंसर लिखे जो वो जानना चाहते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं पिछले साल का ना, पेपर 2 है जीएस का, उसमें आया था क्वेश्चन, रीजनल पार्टी का क्या रोल रहा है, कैसे कैसे रीजनल पार्टी इमर्ज हुई है इंडिया में। अब रीजनल पार्टी में सभी ने आंसर तो लिखा ही होगा। अब रीजनल पार्टी तो हम सब जानते हैं ना कि क्या क्या रोल रहा होगा। कहीं पे रिलीजन ने रोल प्ले कर दिया, मतलब जैसे मान लो पंजाब में अकाली दल आ गई, कहीं पे लैंग्वेज ने रोल प्ले कर दिया, कहीं पे किसी ने रोल प्ले कर दिया। वैसे वैसे क्या है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होती गई। और डाटा फैक्ट भी सबके पास है, जैसे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 67 के बाद पहली बार स्टेट बनती है ना। तो ऐसे ऐसी रीजनल पार्टी का रोल रहा तभी तो बनी हो। और 77 में पहली बारी सेंटर में सरकार बनती है नॉन कांग्रेस, उसमें भी रीजनल पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा। तो जो भी हमें लगता है कि ये आंसर बन रहा है, तो मैं बताऊं, कम से कम जिन्होंने एग्जाम दिया होगा, कम से कम 60% लोगों को तो दिए हुए उसमें 20 में से 2 नंबर, कुछ लोगों को दिया 1 नंबर, और कुछ लोगों के साथ इतना गलत किया है, उनको दिया 20 में से 0। समझ में क्या बोला बात? 20 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
अब साइंस तो नहीं है इसमें कि, या कोई मैथ का सम भी नहीं है कि गलत हो गया तो गलत हो गया। तो 20 नंबर में अगर किसी आदमी ने 4 पेज भरे होंगे तो इसका मतलब है उसको कुछ ना कुछ तो नंबर मिलेगा ही ना। ऐसा तो क्या ही लिखा होगा उसने, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ तो लिख ही लिया होगा। अब उसके बावजूद भी क्या आ रहा है, 0 नंबर। और 0 भी उनके आ रहा है जिनके GS1 में बढ़िया है, GS2 में बढ़िया है, GS1 और GS3 में। GS2 में क्या आ रहा है, 0 नंबर। तो इससे क्या इन्फ्लुएंस निकलती है, इससे ये निकलती है कि जो क्वेश्चन चेक कर रहा है शायद उसको एक पर्टिकुलर चीज मिलनी चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगी ना उसको, वो चाहे एक लाइन हो, चाहे एक पैराग्राफ हो, चाहे पूरा आंसर ही हो, जब तक उसको वो नहीं मिलेगी ना, तब तक उसके लिए आंसर ही नहीं है। तो अगर इस सब्जेक्ट की सब्जेक्टिविटी है तो उसका मतलब है पेपर चेक करने वाली तो उससे बड़ी है फिर, जो किस माइंडसेट के साथ आ रखा है ना। अब गलती से ऐसा भी हो सकता है ना, अगर मान देखो, जैसे ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। जैसे आजकल हमारे टेस्ट सीरीज चली हुई है, अब मैं हूं, मेरे साथ 1-2 लोग और हैं, तो कई बार 20 दिन में मैं 10 पेपर चेक कर लेता हूँ आजकल। मतलब 10-12 पेपर मैं चेक कर लेता हूँ। अब उन 10-12 पेपर चेक करने में ना कई बार अपनी अपनी खुद का मूड भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो क्या बराबर। कई बार पता क्या होता है ना, चार चार पेपर मैंने चेक किए और वो 4 इतने खराब लिखे हुए हैं, मतलब बिल्कुल ही गरीब गरीब किस्म के पेपर लिखे हुए हैं। 5वां पेपर ना थोड़ा सा बढ़िया आ जाता है, ज्यादा बढ़िया नहीं होता वो, मतलब थोड़ा सा बढ़िया आ जाता है ना। तो थोड़ा सा ना कंफर्ट मिल जाता है कि थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है, हाँ इसने थोड़ा ठीक किया हुआ है, तो उसको नंबर देने का मन कर जाता है। अगले 5 वैसे आ जाते हो फिर उसी की तरह, फिर वो बराबर से लगते हैं, और फिर कहीं, समझ रहे हो क्या प्रॉब्लम बात। तो कहीं ना कुछ चीजें और भी सामने आ जाती है, ठीक है बात। और कईयों का स्ट्रक्चर सही नहीं होता, और जो चेक कर रहा है किसी को स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर अच्छा लगता है, किसी को थोड़ी राइटिंग भी अच्छी लगती है, किसी को कंटेंट ही होता है ना। तो मतलब थोड़ी सब्जेक्टिविटी रहती है इसमें। तो सब्जेक्ट का ये भी लग रहा है मुझे कि शायद पेपर चेक करने वाला 2-2 3-3 साल एक बंदा रहता होगा, और जब बदलता होगा तो नया आएगा, तो उसको फिर उसको थोड़ा अपना टेस्ट होता है ना। तो ये आपको देखना पड़ेगा आपके स्टार उस टाइम किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है जी। सर आपकी एक स्टूडेंट जोलॉजी से भी जिसने क्लियर किया, हाँ मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका क्लियर होता जोलॉजी से, है ना। तो उसका क्या था, उसने पढ़ी कहीं से नहीं जोलॉजी, वो पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ती थी, और उसकी अपने सब्जेक्ट में अच्छी कमांड थी, बस PU की स्टूडेंट थी, और उसने वहां से मास्टर किया था, अच्छी तरह से किया था उसका। तो मतलब उसका कोई ऐसा बाहरी कोई रोल नहीं है ना ही, और GS हमारे साथ पढ़ा है उसने पूरे साल, पर ऑप्शन हमारा कोई रोल नहीं है उसके साथ, है ना। हाँ हमारी ज्योग्राफी वाली मैडम थी पहले ही, वो उन्होंने उनको थोड़ा सा गाइड किया बस, क्योंकि उन्होंने खुद ही अच्छे से पढ़ रखा था, क्योंकि मास्टर्स उसमें सब्जेक्ट में ऑप्शनल सब्जेक्ट गाइडेंस फॉर मेडिकल साइंस स्टूडेंट्स। तो मेडिकल का भी ऐसे मेडिकल का कर सकते हैं, अगर वही बात, अगर आपका कितना मास्टरी है इसके ऊपर, कितनी आपकी सब्जेक्ट समझ है, तो उसके बेस पर रख सकते हैं आप। बाकी फिर आपको ये जरूर देखना है ना, आप ये आप सब खुद एनालिसिस करो इस चीज का ना। अगर आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहे हो, कितना टाइम लेगा आपका, और कितना टाइम कवर करने के बाद कितना रिवीजन के लिए लेगा। अब जैसे देखो, एक हिस्ट्री ऑप्शनल है, अभी अपने पास ना स्टूडेंट है, वो है उत्तराखंड से, एक तो किस्मत खराब है कि दूसरी स्टेट से। तो उन्होंने इस बारी ऑप्शनल दिया, इंटरव्यू दिया 5वां। अब इमेजिन कर सकते हो, एक आदमी 5 बारी लगातार कहाँ जा रहा है इंटरव्यू देने, और वो भी पहचान गया कि फिर आगे, है ना। तो लगातार अगर कोई 5 बारी इंटरव्यू बैठ रहा है, और ऑप्शनल क्या है, हिस्ट्री। अब वो हिस्ट्री में UPSC में भी बढ़िया स्कोर आता है, इधर भी बढ़िया स्कोर आता है, बट पिछली बारी क्या हुआ, मतलब वो मेरे रिजर्व हिस्ट्री का सबसे अच्छा मतलब कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि उसके 140 नंबर हमेशा है उसकी हिस्ट्री में, बट उसका क्या रहता है, इंटरव्यू उसको लगता है बड़े कम नंबर। अब इस बारी क्या हुआ, उसका हिस्ट्री में स्कोर गिर गया, मतलब उसका इतना स्कोर आ गया कि कम, पता नहीं 40-40 में आ गया कहीं एक पेपर में, एक में तो ठीक आया, एक में 40 के करीब आ गया। अब जिसके पहले ही हर बारी हिस्ट्री के अंदर 70-70 स्कोर आ रहा था पेपर, एक पेपर में, वो आ गया 40 के ऊपर। तो इसमें भी थोड़ी दिक्कत है। अब जब उससे मैंने बात की तो उसने भी एक बात ही बोली कि नए नए स्टूडेंट्स के लिए है कि सब्जेक्ट अच्छा है, लेंथी है, बट एक टाइम चाहिए होता है मैं पेपर से पहले रिवीजन के लिए।
और कई बार क्या होता है, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है वो थोड़ा रिवीजन के लिए टाइम लगाता है। ऐसा नहीं है कि वो 2-4 दिन रिवाइज हो जाएगा, तो रिवीजन के लिए कम से कम 10 दिन चाहिए फिर। और वो टाइम क्या होता है पेपर में, कम होता है। जैसा भी है देखो, 1 दिसंबर में पेपर है, फिर उसके बाद क्या होगा, पेपर के बीच गैप भी कम होता है। अब तो लगातार ही होता है ना मेंस के पेपर, दिन दिन के पेपर हो जाते हैं, तो 7-8 दिन में खत्म। ठीक है जी बात। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ना, कि आप ऐसा नहीं कि एक ही चीज देख के चलो। आप ये देखो कि कोई सब्जेक्ट अगर आपने उठा दिया, उसको पढ़ने के लिए आपको कितने महीने लगते हैं, कितना रिवीजन करने में लगता है, और क्या आप उसकी टेस्ट सीरीज वगैरह लिख पाओगे, है ना। तो अगर आप सारी मेहनत सही से करोगे तो पेपर फिर तो हो जाता है, फिर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टेट लेवल की कोई तैयारी नहीं करता, वो यही मान कर 3-4 महीने में कर लेंगे बस हो जाएगा, क्योंकि बाकी ज्यादातर इसमें रहता है जीएस में। जीएस भी कम तो नहीं है, जीएस का पार्ट ज्यादा है। आंसर राइटिंग उसके अंदर अलग पार्ट है ना। जो आजकल आंसर राइटिंग करूंगा पता लग ही रहा होगा कि उसमें भी आगे बहुत कुछ करने को है ना। तो मतलब थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी और आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बस मेरा ये मानना है ना। सिर्फ पीएसआई कवर करने में कितना टाइम लगेगा। देखो पीएसआईआर का ऐसा है कि सब्जेक्ट में तो कुछ है ही नहीं। पीएसआईआर थ्योरी दी है इन्होंने, इंडियन पॉलिटी दी है और आईआर दिया है। आईआर तो हमें पढ़ना ही पड़ता है जीएस के लिए, जीएस 2 के लिए। पॉलिटी हम पढ़ते ही है किसके लिए, लक्ष्मीकांत जो, है ना। फिर बची क्या, थ्योरी। अब थ्योरी वाला पोर्शन है, तो थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ने के लिए 2 महीने भी लगते हैं, 3 महीने भी लगते हैं। क्योंकि थ्योरी तब समझ आएगी जब थॉट समझ आएगी, थिंकर समझ आएगा। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्या है, पहले होते थिंकर। अब जिन थिंकर ने बोला होगा वो होते थ्योरी। अब जैसे ही बोल दिया कि अकॉर्डिंग टू लिबरल्स स्टेट क्या है, अब लिबरल तो थ्योरी है। या जस्टिस क्या है, लिबरल के अकॉर्डिंगली जस्टिस क्या है, तो जस्टिस तो थ्योरी है। पर लिबरल थिंकर तो पढ़ने पड़ेगा ना, मैं कौन कौन लिबरल थिंकर्स थे। तो इसलिए क्या है कि थ्योरी अगर 1.5-2 महीने लगाएगी पढ़ने में, तो कम से कम 1-1.5 महीना लेके चलोगे इसमें, थिंकर में। भले थिंकर सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में थिंकर सिलेबस में है, एचएस में थिंकर सिलेबस में है ही नहीं है, लिखा ही नहीं सिलेबस में। तो अगर थिंकर नहीं है तो भी मैं थ्योरी थिंकर पढ़ने पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना थिंकर के हम क्या नहीं समझ सकते, थ्योरी। तो कम से कम 3-4 महीने पॉलिटिकल साइंस में तब लगाता जब आपके पास अच्छी गाइडेंस और अच्छे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो। ठीक है जी। और जो से 4 से 10 से 5 वाले जॉब करने वाले, देखो उनको तो थोड़ा सा टाइम, 1 साल का टाइम लेके चलना चाहिए। और डेली के 5-6 घंटे निकालो पढ़ने के लिए। 5-6 घंटे में से शुरू के 4-5 महीने में 2 घंटे तो ऑप्शनल में दे दो, बाकी जीएस को दे दो। तो वो आपको, आप मेरे को पर्सनली कॉल करना, मैं दवेश ठाकुर, तो ऐसे बात कर ले। हाँ जी, और किसी कोई क्वेरी है? ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ऑप्शनल की बात है। देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप खूब मेहनत करो। पहले तो आप इसको मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, सिलेबस कमीशन का दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़े हुए हैं, उनको देखो। और खुद को देखो पहले ही, है ना, खुद कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। अब दूसरा अगला सवाल है कि हम यहाँ पे 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है ना। ये देखो ये फाइनल है हमारे पास ना। तो 5 सिलेक्शन एग्रीकल्चर से है, 4 सोशोलॉजी से है, और 2 एंथ्रो से है, और इससे सिर्फ क्या आ गया है, इंटरव्यू के लिए। तो बात यह है कि हम जो करवाएंगे भी ये और ये। ठीक है जी। तो ये सोशोलॉजी की जो क्लासेस रहती है वो रहेगी 3 to, मतलब वैसे तो 3 मंथ से अवेलेबल हो जाएगा, 3 मंथ से अवेलेबल हो जाएगा। और जो ये वाला है एग्रीकल्चर, ये भी रखो आप 3 to 4 मंथ। और बीच में इसके अंदर आंसर राइटिंग होगी ना। और एक सब्जेक्ट हम ये कर रहे हैं स्टार्ट, ज्योग्राफी करेंगे। तो ज्योग्राफी का भी इसी तरह से रहेगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये सब्जेक्ट है। तो अगर आप ये करना चाहते हो यहाँ पे, तो ये आप कर सकते हैं। तो इसकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे नवंबर में कर रहे हैं हम इसको, 20 नवंबर से स्टार्ट, मतलब दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली से पहले नहीं कर रहे हैं। तो 20 नवंबर के बाद इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो यही मान के चलो आप फैब या मिड मार्च तक ये सब्जेक्ट आपके साथ एक बारी हो जाएंगे, और साथ में बीच में ही आंसर राइटिंग के साथ, है ना। तो ये सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके टाइमिंग भी इस तरह से रखी है कि ताकि सभी बच्चों के लिए कन्वीनियंट हो जाए आने के लिए। तो इसकी टाइमिंग होगी सुबह मतलब 11:30 से
11:30 या 12 से 3 जो टाइम होता है ना, जो ताकि सुबह वाले बैच वाले भी और शाम वाले बैच वाले भी उस पर आ सके। हाँ देखो हाँ ये है कि ज्योग्राफी वाला बैच शिमला में चलेगा, और ये जो दोनों बैच है चंडीगढ़ में चलेंगे। तो जो शिमला वाले स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से वो ऑनलाइन ही ले सकते हैं इस बैच को वैसे ना, क्योंकि वहाँ पे हम फिलहाल अभी नहीं कर रहे हैं इसको, तो ऑनलाइन आपको मिलेगा। देखो जो प्रीलिम्स अभी अभी कर भी रहे हैं ना, जो जो अभी बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जिनके अभी जैसे ये बोल रहे हैं कि इनके 2 कर सब्जेक्ट हुए हैं, तो मेरे को तो ये लगता है कि अभी थोड़ा टाइम मैनेज कर लेना चाहिए, कि ऑप्शनल कर लेना चाहिए अभी आपको। अभी देखो ऐसा कि अभी आप ना सारे सब्जेक्ट कर रहे हो एक बार आप, मतलब आपके एक फाउंडेशन कोर्स है चल रहा है, सारे सब्जेक्ट निकल रहे हैं, बट इसके साथ एक ऑप्शनल भी निकल जाएगा, है ना। क्योंकि आगे वाला जो टाइम होगा ना आपके पास मार्च के बाद होगा, मैं कहता हूँ वो बड़ा हेक्टिक टाइम होता है। क्योंकि एक तो आप किस में रहोगे पूरे पूरा प्रीलिम्स में, अगर प्री क्वालिफाई हो गया फिर तो करने का मौका ही नहीं मिलेगा आपको। तो अपने को थोड़ा सा टाइम दो, एक्स्ट्रा टाइम दे दो 2 घंटे का ऑप्शनल के लिए। तो देखो चाहे किसी से बात करो, अगर मैं मेरे को कोई गाइड करे तो मैं भी ये बोलूंगा कि पहले ऑप्शनल आपका हो जाना चाहिए, तो उसके लिए टाइम निकालना चाहिए, मेरे को तो यही लगता है बस। अगर देखिए देखो कभी तो आपको करना ही पड़ेगा ना। जितनी देर आप ना प्री का दिमाग में लेकर रखेंगे, आपकी ना पढ़ाई का तरीका वैसा बन जाएगा। इवन मैंने देखा है ना कि पर्सनैलिटी वैसी बन जाती है प्री वाली, तो वो इतनी डीप चली जाती है इंसान के अंदर, तो प्री का ही बारे में सोचता है, पढ़ने का तरीका भी प्री वाला है। तो अगर आप ऑप्शनल साथ साथ पढ़ते रहोगे ना, तो आपके दिमाग में एक बात ये रहेगी कि हमने मेंस भी देना है, पढ़ने का तरीका चेंज हो जाएगा, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा। तो मैं तो ये हमेशा ये चाहता हूँ कि मेंस तो अगर आप कोचिंग भी नहीं भी ले रहे हैं ना, तो भी 1-1.5 घंटा देना चाहिए उसके लिए, खासकर ऑप्शन के लिए, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो देखो ना, आप खुद बताओ, अगर आप अगले साल क्या होगा आपका, अगर प्री होगा मान लो जुलाई में प्री हो गया, इतना ही जाएगा, जून जुलाई में होगा प्री, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यहाँ मेंस हो नहीं होना है अगर प्रॉपर तरीके से होगा। हाँ अगर नहीं होगा, मतलब इनका ना हिमाचल वालों के ये तरीका रहता है, फिर कई बारी भले प्री के लिए टाइम दे देके मेंस के लिए भी देती नहीं है। अभी क्या हो गया, प्री तीनों ने तो लंबा खींच लिया, और मेंस के लिए कोई भी टाइम नहीं है ना। तो अगर आपके पास कितने मंथ बन जाएंगे, 3 मंथ के करीब करीब 90 दिन मिलेंगे। अब उन 90 डेज में आपको जीएस भी करना है, क्योंकि उस टाइम करना ही पड़ेगा जीएस एक बारी, है ना। आंसर राइटिंग भी करनी है, हिंदी करना है, इंग्लिश भी करनी है, और अगर ऑप्शनल भी करना हो तो मुश्किल पड़ जाएगी ना। और ऑप्शनल करना 3 महीने लेगा ही लेगा अपना। अगर आपने 3 महीने में ऑप्शनल कर भी दिया, उसके बाद फिर रिवीजन करनी है। और अगर आप ऑप्शनल वो ऑप्ट कर रहे हो जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं है ना। तो इसलिए ये जो टाइम है ये बहुत सही टाइम है, इसमें तैयारी कर लेनी चाहिए। और खासकर उन लोगों को ना, जो अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे थोड़े डिमोटिवेट हो रहे हैं कि अभी प्री तो हुआ नहीं, अब क्या करेंगे, वो क्या करेंगे। मैं बोला ना, आप इस बात को अगर मान लोगे ना, अपने अपने को समझा लोगे इस बात को, अगर प्री नहीं हुआ तो मेरे पास एक टाइम मिल गया है कि जो तैयारी मुझे कभी ना कभी करनी है वो अभी कर लेते हैं, है ना। इसके लिए क्या चाहिए, टाइम चाहिए ना आपको। 2 टाइम में भी आपके पास है, तो 4 महीने आपके ना बड़े डिसाइड करेगा आपको। और अगर आपने कुछ नहीं किया ना 4 महीने में, 4 महीने ऐसे भी निकल जाएंगे फिर। और ऐसा तो है नहीं कि आप इस तैयारी को छोड़ोगे, इतना कोई छोड़ता नहीं है। एक बार आ गया तो बस फिर अब लगे रहो। तो अगर ये भी पता है कि अगले 1-1.5 साल में रहना ही है इस तैयारी में, तो क्यों ना थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बढ़िया से बनाया जाए और उसको कर दिया जाए कंप्लीट, है ना। तो बात यह है कि टाइम की, अब देखो ना टाइम है तो हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि कई बार मैं ये बात कर चुका हूँ। आप ना आज यहाँ जा खड़े हो, बस आप सीधी एक लाइन खींच लो कहाँ तक, सेम। अभी क्या है, अक्टूबर है ना, अगर नवंबर आ जाओ, तो अभी आप नवंबर में हो, और नेक्स्ट ईयर भी क्या हो गए, नवंबर में हो गए। इसका मतलब ये हो गया नवंबर में आपके क्या चल रहे हो गए, मेंस। या तो मेंस दे चुके हो गए, या तो मेंस आने वाले हो गए, जो भी होगा मेंस का ही होगा। और उसके बाद क्या आ जाएगा, नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी, जनवरी तक क्या होगा, इंटरव्यू आएगा, रिजल्ट भी आएगा। तो अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, जैसे शायद मैं कल ही बता रहा था, इस पॉइंट से अगर यहां तक आप करोगे ना, मैं कहता हूं आपको किसी किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, कुछ डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं है।
अब आप पे डिपेंड करेगा कि अगले साल नवंबर आप किस स्थिति में होगे, कि अगले साल भी ऐसे कंफ्यूज होगे कि प्री तो वानी, अब क्या करे वो करे। अगर अभी से इतना सटीक डिसाइड ले लो कि भैया साल ही एक है बस, इस साल के अंदर ही होना जो भी होना है, बट इतना है कि अगला साल जो मर्जी हो जाए, नवंबर दिसंबर में तो होना ही होना है, और जनवरी तक सिलेक्शन भी होनी है, और जिसने सिलेक्शन लेनी है वो भी लेनी लेनी है। देखो बाकी तो फिर क्राउड ही रह जाएगा। अब इनमें से जो लोग उठने हैं वो तो जाने ही जाने। अभी भी क्या हुआ देखो, 11 सीट है, शायद 127 लोगों ने, 100 की 200, 200 इतने लोगों का क्या हुआ है, फ्री हुआ है। 11 को 3 से डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई, कितने बने, 33। फिर 33 यहाँ कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू में, और 11 कहाँ जाएंगे, सिलेक्शन लेके। अब इनको तो कभी फिर तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखो ना, सच्चाई ये है क्या सबके सब सिलेक्ट हो गए, इनमें से भी बहुत सारे लोग बेचारे भी, उनको भी आपके साथ प्री देना पड़े। जो सिलेक्ट यहाँ इंटरव्यू में पहुंच गए, इनमें से भी कितने लोगों को, 20-22 लोगों को फिर प्री देना पड़े। अरे बात को तो मतलब इनके पास क्या होगा, ये प्रोसेस में हो गया, तैयारी में हो गया, शायद इनको ये गलती ठीक करने का टाइम नहीं मिलेगा। आप भी वैसे ही, वे भी ऐसे ही है, बट आपके पास ये वाला बीच वाला काम ही नहीं है अभी। आपके पास कौन सा काम है अपनी गलतियों को ठीक करने का। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अपने को कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजी ना बनाओ, एक ही स्ट्रेटेजी बनाओ। यहाँ नवंबर है, अगले साल फिर नवंबर आ गया, और मेरी माइंड की स्थिति क्या होगी, और मैं मेरी तैयारी क्या होगी, और मैं अपने से क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं चाहता क्या हूँ, बस समझ गई बात। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही है, बस 1 साल का पूरा टाइम लो। यहाँ तक है ना, आप खुद करोगे काम, आपको खुद लगेगा पता कि 4 महीने में जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, मैंने ऑप्शन भी करना है, आंसर राइटिंग करनी है बस। ठीक है बात, जो नए वो डिसाइड कर लो कि अपना प्री का फाउंडेशन कोर्स कवर करना है, और इधर ऑप्शनल तैयार करना है। और नहीं तो देखो ना, आप खुद बताओ कि टाइम का पता नहीं चलता। अभी आप यहाँ हो, सर्दी आएगी, अभी घर जाओगे, आप लाओगे सर्दियों के कपड़े घर से, ठीक है ना, फिर उनको पैक करोगे, फिर गर्मियों के खरीदोगे 2-4, और फिर नवंबर आ जाएगा, बस समाप्त। ठीक है जी बात। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको क्लच करते हो। सच्चाई है बस ये। अब इसमें ये है कि आपको हो सकता है किसी को 1 घंटा ऊपर पढ़ना पड़े, 1 घंटा ज्यादा पढ़ना पड़े, वो भी करना पड़ेगा। बट एक बात पक्की है कि ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना। मेरे को ना ज्यादा खतरा इसी का रहता है सबका ही, क्योंकि हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना कि मेरी पढ़ पढ़ के 10-15-20 दिन तो पढ़ लिया, अगले 1 महीना फिर खराब कर दिया, है ना। तो अपने आप को आप कैसे मोटिवेट रख रहे हो, अपने आप को कैसे एनर्जाइज रख रहे हो, वो भी आपको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, तभी बात बनेगी ना। अब वो जो तरीका है आपका, चाहे आपने कोई दौड़ता है, वॉक करता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, घूमने जाता है, जो मर्जी करता है, चाय पीता है, कॉफी पीता है, कुछ और पीता है, ठीक है ना। हाँ, पर भी समझ में क्या बोल रहा हूँ बात, मतलब आप एनर्जाइज भी रहना चाहिए और मोटिवेटेड भी रहना चाहिए, और हेल्थ पे नहीं बात होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, टाइम की वैल्यू है, टाइम को देख लो बस फिर। चलो जी फिर, ठीक है ना, थैंक यू।